आज हम सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सेल हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि सेल जो है वो एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल मतलब क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है हमारे जीवित जंतुओं या पादपों की। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर सेल का एक डायग्राम के थ्रू आपको पूरा उसका पिक्चर क्लियर करूँगा। उसके बाद फिर हम उसके सेल ऑर्गेनिज्म को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो देता हूं सेल के बारे में कि सेल होता क्या है। तो सेल जो है मैंने अभी कहा कि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं कि सेल क्या है, व्हाट इज सेल। तो सेल इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल structural unit of living organism। फंक्शनल का मतलब होता है क्रियात्मक, मतलब कि सबसे छोटी कार्य करने वाली इकाई हमारे शरीर के अंदर, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पादप हो, पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, उसमें कार्य करने वाली सबसे छोटी इकाई, उसी को हम बोलेंगे फंक्शनल क्रियात्मक। और स्ट्रक्चरल मतलब है संरचनात्मक। मैं यहां हिंदी में भी लिख देता हूं, ये संरचनात्मक मतलब संरचना की दृष्टि से भी वो सबसे छोटी है, और क्रियात्मक मतलब कार्य करने की दृष्टि से भी वह सबसे छोटा यूनिट होता है या छोटी इकाई होती है, उसी को हम सेल बोलते हैं। ठीक है, अब सेल जो है हमारे पास यहाँ पर दो तीन प्रकार के हैं। ठीक है, दो तीन तरह के सेल होते हैं हमारे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्लासिफिकेशन आपको बताता हूँ सेल का क्या होता है। सेल का मतलब मैंने बताया कोशिका होता है। ठीक है, अब कोशिका जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। ठीक है, कोशिका दो प्रकार की होती है। पहली होती है यूकैरियोटिक, पहली होती है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो सेल है ये वेल डेवलप्ड सेल है, मतलब अच्छी तरह से पूर्ण रूप से विकसित सेल होता है। और दूसरा सेल होता है प्रोकैरियोटिक, मतलब ये जो सेल है यहां पर ये वेल डेवलप नहीं है। केवल इतना ही अंतर है दोनों में। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब ऐसे सेल्स जब अर्थ पर लाइफ की शुरुआत हुई थी, जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी, उस समय जो अनडेवलप्ड सेल थे, जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, जिनके अंदर प्रॉपर सेल ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, राइबोसोम नहीं होता है, जो अपने आप डिवीजन नहीं होता है उनके अंदर, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं प्रोकैरियोटिक, जो कि वेल डेवलप नहीं है। बट धीरे धीरे क्रमिक विकास जब हुआ तो कोशिका ने अपने आप को भी विकसित किया और एक पूरी तरह से वेल डेवलप्ड सेल बन गई, जिसको कि हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसके अंदर सारे जो भी फंक्शंस एक आज सेल के लिए हम पढ़ते हैं वो सारे फंक्शन इसके अंदर होते हैं। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल में भी हम दो सेल पढ़ने वाले हैं। पहला तो है आपका एनिमल सेल और दूसरा है प्लांट सेल, मतलब पादप कोशिका पढ़ेंगे और दूसरा है जंतु कोशिका। भाई प्रकृति में, नेचर में दो ही तरह की चीजें हैं, एक तो या तो एनिमल है या फिर प्लांट है, दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित वस्तुएं हैं। इसीलिए दोनों की जो कोशिकाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनमें बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, या फिर इनके अंदर क्या क्या चीजें एक जैसी हैं। जनरली तो सारी चीजें इन दोनों में एक ही जैसी होती है, कुछ एक चीजों में ही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वो भी हम देखने वाले हैं। तो एनिमल सेल मतलब जंतुओं की कोशिकाओं के बारे में देखेंगे, प्लांट सेल मतलब पादप कोशिका, मतलब पेड़ पौधों की कोशिकाएं किस प्रकार की होती है, उनके क्या कार्य होते हैं, उनकी संरचना क्या होती है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो हम सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल को लेंगे। यूकैरियोटिक सेल का मैं डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको आप देखिए। अगर ये डायग्राम आपने अपने दिमाग में रख लिया तो आपको कोई भी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस के जितने भी आंसर है वो इसी डायग्राम के थ्रू आप दे सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट तो सेल में जो होता है सेल मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट लेयर जो होता है सेल का वो सेल मेम्ब्रेन होता है।
ठीक है। सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई, कौन कौन सी चीजों से बनती है? प्रोटीन और लिपिड, ठीक है। ये हमारा आउटर मोस्ट लेयर है, ये सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में बोला जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। अब ये डबल लेयर होती, मतलब इसमें दो परतें होती, दो लेयर होती, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर, ठीक है। तो आउटर लेयर और इनर लेयर, मतलब हम यहां पर इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि ये डबल लेयर होती है, ठीक है। डबल लेयर द्वीप, इसमें दो परत होती है। और इसके बाद ये बनी किसकी होती है? ये बनी होती है प्रोटीन लिपिड, प्रोटीन और लिपिड इन दो चीजों से बनती है, ठीक है। जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो, ये हम यहां पर अभी हम ये कौन सी सेल पढ़ रहे हैं? ये एनिमल सेल पढ़ रहे हैं हम। तो एनिमल सेल में कोशिका झिल्ली बनाई मैंने यहां पर बाहर, जो कोई सेल मेम्ब्रेन है, डबल लेयर है, दो स्तर से बनी होती है और प्रोटीन और लिपिड के बनी हुई कोशिका झिल्ली होती है। फिर इसके बाद हम देखें तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया हमने, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। कोशिका के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको कि बोला जाता है साइटोप्लाज्म। फ्लूइड का मतलब एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं, इसका नाम होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म नाम का एक सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है जो कि बना किसका होता है? इसका कंपोजिशन अगर हम देखें तो इसमें वाटर 80 से 85% होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में वाटर कितना होता है? 80 to 85%। इसके बाद इसमें प्रोटीन का जो शेयरिंग होता है वो होता है 10 to 50%, 10 से 15% मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। 80 से 85% मात्रा में वाटर होता है, पानी होता है, और प्रोटीन होता है 10 से 15%। इसके बाद इसमें लिपिड होता है, लिपिड का अमाउंट होता है 2 से 4%, ठीक है। और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट बच रहा है उसमें हम इसके अंदर डीएनए भी होता है, इसके अंदर आरएनए भी होता है, इसके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं, ये कई सारी चीजें जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो सब के सब इसके अंदर रेस्ट ऑफ द अमाउंट में आएंगे। बट मेजर क्वांटिटी में वाटर होता है, प्रोटीन होता है और लिपिड होता है। यही चीजें साइटोप्लाज्म को बनाती हैं, ठीक। तो साइटोप्लाज्म हमारा, हमने बताया कि साइटोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म होता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ओके। इट इज नॉट द्रव, ठीक है। द्रव और द्रव्य में अंतर होता है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। द्रव का मतलब है लिक्विड, ठीक है, और या तरल, और द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, ठीक है। तो ये एक तरह का पदार्थ है, कोशिका द्रव्य है, ये लिक्विड नहीं है, ठीक है। ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जेली के समान संरचना है। तो कोशिका द्रव्य जो है हमारा कोशिका झिल्ली के अंदर भरा हुआ होता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? यहाँ पर क्यों भरा होता है ये? इसका काम होता है कि ये कोशिका को एक शेप में लेकर के आता है। अगर अंदर कोशिका द्रव्य नहीं होगा तो कोशिका क्या होगी? श्रिंक हो जाएगी, दब जाएगी, ठीक है। बट कोशिका, जैसे बलून में जब तक हवा है तब तक वो बलून अपना शेप बनाए रखेगा, जैसे ही हवा निकली तो बलून क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा। वैसे ही कोशिका के अंदर अगर कोशिका द्रव्य नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी आपका जो कोशिका का शेप है या साइज है वो स्टेबल नहीं हो सकता है। तो पहला काम कोशिका द्रव्य का क्या हुआ? कोशिका द्रव्य का पहला काम है कोशिका को शेप में रखना, ठीक है। इसका दूसरा काम होता है कोशिका द्रव्य का कि कोशिका को सस्पेंशन प्रोवाइड करना। सेल को क्या प्रोवाइड कर रहा है? सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? सस्पेंशन मतलब उसको जो शॉक है, जब हम चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो हमारे शरीर में जो शॉक जनरेट होता है, जैसे गाड़ी में सस्पेंशन लगा होता है, शॉक ऑफ जिसको हम बोलते हैं, उसी तरह का सस्पेंशन होता है। भाई कोशिका अगर यहाँ से दब भी गई तो वो वापस अपने शेप में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अंदर कोशिका द्रव्य भरा हुआ है,
तो ना तो कोशिका बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है, यहाँ पर सेल इतनी हार्ड नहीं है कि प्रेशर आया और वो टूट गई, ठीक है, और इतनी भी सॉफ्ट नहीं है कि अगर आपने उसको प्रेशराइज किया तो वो वापस अपने शेप में नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो ये जो काम करता है ये करता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के दो काम हो गए, एक तो हो गया कोशिका को सस्पेंशन प्रोवाइड करना, मतलब उसको झटकों से बचाने की शक्ति देता है, और दूसरी बात हो गई कोशिका के साइज और शेप को मेंटेन रखना, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, अब कोशिका के अंदर हम बनाते हैं न्यूक्लियस को, उसके केंद्रक को, ठीक है। तो कोशिका का जो केंद्रक है, ठीक है, कोशिका का जो केंद्रक है वो भी डबल लेयर्ड होता है, मतलब कि उसमें भी दो परतों से मिलकर वो बना होता है। इस तरह से मैं यहाँ पर केंद्रक को बना रहा हूं। अब प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक नहीं है, बट यूकैरियोटिक जो सेल है उसके अंदर वेल डेवलप्ड केंद्रक होता है, मतलब न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो अब जो न्यूक्लियस है हमारा तो ये रहा हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस जो है इसको हिंदी में बोला जाता है केंद्रक। न्यूक्लियस या फिर केंद्रक। केंद्रक कोशिका के केंद्र में पाई जाने वाली एक संरचना है। कोशिका के सेंटर में जो है आपका केंद्रक पाया जाता है, और इसके जो फंक्शंस है, केंद्रक के फंक्शंस क्या है भाई? सेंटर में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, वो क्या करती है? देश में होने वाली सारी गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करती है। वैसे ही हमारा जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, वो सेल की जितनी भी रिएक्शंस या फिर सेल के जितने भी फंक्शंस है उन सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो है डबल लेयर्ड है, ठीक है। इसकी जो मेम्ब्रेन है वो भी सेल मेम्ब्रेन की तरह ही होती है। कोशिका झिल्ली जो बाहर कोशिका की है वही केंद्रक की भी कोशिका झिल्ली है, और ये भी जो है प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है कोशिका झिल्ली, और यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन जो है ये भी डबल लेयर है, और जो केंद्रक की झिल्ली है वो भी डबल लेयर है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कि केंद्रक के अंदर एक और छोटा सा यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट होता है जिसको बोला जाता है सेंट्रियोल, केंद्रिका, ठीक है। सेंट्रियोल या फिर केंद्रिका। अब केंद्रिका का क्या काम होता है? सेंट्रियोल या केंद्रिका का काम होता है कि केंद्रक के कार्यों पर नियंत्रण रखना। जो न्यूक्लियस है उसके फंक्शंस को न्यूक्लियोलस कंट्रोल करती है, ठीक है। जैसे कि न्यूक्लियस में क्या क्या फंक्शन होते हैं? न्यूक्लियस का फंक्शन है आरएनए डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, या फिर आरएनए एक डीएनए से दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल बनता है। तो ये सारी चीज़ें आपका केंद्रिका जो है इसको कंट्रोल करती है, ठीक। इसके अलावा न्यूक्लियस में एक और फ्लूइड होता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में साइटोप्लाज्म है, वैसे ही जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है उसके और सेंट्रियोल के बीच में एक दूसरा जो है आपका मैटर होता है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म भाई, यहां पर साइटोप्लाज्म है, यहां पर क्या हो गया? न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। फाइन। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि ये बात कर ली हमने न्यूक्लियस की। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स का मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं ना डीएनए और आरएनए, जो न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक अम्ल मतलब नाभिकीय अम्ल, जो कि क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं, और ये जो जीव होता है, या वो पादप हो या जंतु हो, उसकी आनुवांशिक गुणों को ग्रहण करता है या आनुवांशिक गुणों को कैरी करता है। उसके अंदर आनुवांशिक गुण होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारी आंखों का रंग है, हमारे बालों का रंग है, हमारा जो बोलने का तरीका है, हमारा जो नेचर है, ये सारी जो क्वालिटीज है हमारे अंदर, ये कहाँ से आती है? ये हमारे पेरेंट्स से आती है हमारे, ठीक है। तो ये जो पेरेंट्स से इन क्वालिटीज को हमारे अंदर लाने का जो काम है उसको कौन करता है? वो डीएनए करता है, ठीक है। इसके बारे में अभी हम और बात करने वाले हैं। पहले हम सेल के ऊपर एक ओवरऑल व्यू इसका ले लेते हैं। अब इसके अलावा सेल में और क्या क्या होता है? सेल में केंद्रक के चारों तरफ एक फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का, ठीक है। केंद्रक के चारों तरफ फोल्डेड स्ट्रक्चर है। इसे मैं दूसरे पेन से बना देता हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से वो उसका व्यू क्लियर हो जाए। फोल्डेड स्ट्रक्चर इस तरह से, ठीक है। ये देखिए,
ये इस तरह का स्ट्रक्चर है ये, ओके। अब फोल्डेड स्ट्रक्चर है, यहां पर ये कहां तक जाता है, ये कुछ केसेस में आपकी सेल मेम्ब्रेन तक भी चला जाता है, और अदरवाइज ये केंद्रक के सर्कुलर मोशन में रहता है, मतलब केंद्रक के चारों तरफ रहता है, ठीक है। अब इसको हम देखें कि ये यहां पर भी सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर, केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहती है संरचना, ये बनाया मैंने इस तरफ भी, ओके। तो इसको बोला जाता है ER। ER का मतलब होता है, ER एक शॉर्ट फॉर्म है, ER का मतलब क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। लिख देता हूं मैं, ये लिख दिया मैंने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, तो पहली चीज तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से दो तरह के होते हैं, एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा क्या होता है, स्मूथ, ठीक है। ये रफ और स्मूथ, रफ का मतलब कि अगर इस ER की स्ट्रक्चर के ऊपर इस तरह से डॉटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, दानेदार संरचनाएं उपस्थित हैं इस तरह से, जिसको हम खुरदुरा बोलते हैं, जनरल लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं, खुरदुरा। तो अगर ER खुरदुरा है मतलब इसके ऊपर डॉटेड स्ट्रक्चर है, और ये डॉटेड स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये डॉटेड स्ट्रक्चर राइबोसोम होते हैं, ठीक है। तो अगर ER के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, ER के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो कैसा है, रफ ER है, ठीक है। और रफ ER जो होता है वो क्या काम करता है, रफ ER प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, या फिर प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन भी करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा या प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक। और स्मूथ ER जिसमें किसी भी तरह का कोई भी डॉटेड स्ट्रक्चर नहीं है, पूरा क्लीन सरफेस है, ठीक है, तो उस ER को हम क्या बोलते हैं, स्मूथ ER। और उसका क्या काम होता है, लिपिड का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, लिपिड का ट्रांसपोर्ट करने का काम स्मूथ ER का होता है, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करने का काम रफ ER का होता है। तो हमारे लिए मतलब हमारी सेल के लिए ये दोनों ही चीजें जरूरी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा अगला सेल ऑर्गेनिज्म है, ये सारे कोशिका के अंग पढ़ रहे हैं हम, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न अंग हैं, ठीक है। अब अगला जो हमारा सेल ऑर्गेनिज्म है वो होता है गोल्गी एपरेटस, ठीक है। कौन सा एपरेटस, गोल्गी एपरेटस। ये भी एक तरह से फोल्डेड स्ट्रक्चर ही होता है, बट ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करता रहता है, ठीक है। गोल्गी एपरेटस क्या होता है, साइटोप्लाज्म में मुक्त रूप से विचरण करने वाली एक संरचना है, ठीक है। और ये भी इस तरह से वलियों में होती है, मतलब फोल्डेड होती है। तो मैं यहां पर इसका नाम लिख देता हूं, ये है गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस मतलब गोल्गी संरचना। अब इस गोल्गी संरचना का काम क्या होता है, भाई हमें पता है कि प्रोटीन बनाने का काम कौन कर रहा है, प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम कर रहा है, ठीक है। अब राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है वो एक्चुअल में एक अनफिनिश्ड प्रोटीन होता है, तो उसको मॉडिफाई करने का काम, मतलब जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनको मॉडिफाई करने का काम जो है वो गोल्गी एपरेटस करता है, और साथ ही साथ ये ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब उसको राइबोसोम से लेकर के वो जहां पर भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर उसको लेकर जाता है, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन में अगर रिक्वायरमेंट है तो यहां पर लेकर आएगा। इसीलिए तो गोल्गी बॉडी फ्रीली जो है वो मूव करती है सेल में, आपकी सेल के अंदर, ठीक। तो गोल्गी एपरेटस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनिज्म है, और ये कहां पर पाया जाता है, ये साइटोप्लाज्म में घूमने वाली, मुक्त रूप से घूमने वाली संरचना होती है, ठीक। और इसका काम क्या होता है, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना और प्रोटीन को मॉडिफाई करना, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट है हमारा सेल में जो सबसे जरूरी चीजों में से या जरूरी अंगों में से एक अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया तो हम सभी ने सुना है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सेल का पावर हाउस। ये रहा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेल
की जो भी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी रिक्वायरमेंट जितना भी सेल को लगता है वो सब एनर्जी का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो कौन करता है यहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसे पावर हाउस कहा जाता है। भाई पावर हाउस में क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या करता है? एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, मतलब एनर्जी यहाँ पर वो जनरेट करता है, ठीक है। और किस फॉर्म में जनरेट करता है? ऑब्वियसली केमिकल फॉर्म में जनरेट करता है। कौन सा केमिकल फॉर्म होता है इसके पास? एटीपी और एडीपी, ये दो इसके केमिकल फॉर्म होते हैं एनर्जी के, ठीक है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है जो कि सेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इसकी जो नंबर है सेल के अंदर वो 100 से लेके 10,000 तक हो सकती है। मतलब एक सेल के अंदर 100 से लेकर 10,000 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकते हैं। और उन सब का काम क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण करना, कोशिका की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा का निर्माण करना। कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, भाई कोशिका के जितने भी कार्य हैं उनको संचालित करने के लिए, जितने भी फंक्शंस है उनको रन करने के लिए कोशिका को किसकी जरूरत है? ऊर्जा की। और ऊर्जा उसको कहाँ से मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट हमारा आता है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ठीक है। लाइसोसोम, ये लिख दिया मैंने लाइसोसोम। लाइसोसोम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है कि सेल के अंदर जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, या कहीं बाहर से आ रहे हैं, उन सभी हार्मफुल सब्सटेंस को वो डाइजेस्ट कर लेता है या फिर उस कहें कि किल कर देता है, और यही उसका काम होता है। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, मतलब आत्महत्या की थैली, ठीक है, या सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने अंदर आने वाली, इसके अंदर जो भी चीज जाएगी वो क्या होगा? वो डाइजेस्ट हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सुसाइडल बैग है हमारा लाइसोसोम। चलो एक बार इसके अलावा सेल के अंदर फाइबर्स होते हैं जो कि सेल के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसके अलावा कुछ राइबोसोम्स जो होते हैं वो सेल में फ्रीली मूव करने वाले भी राइबोसोम्स यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक। तो ओवरऑल एक सेल के स्ट्रक्चर को जो भी इसके इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनिज्म है उनको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। एक बार हम फिर से इसको मैं आपको छोटा सा इसका रिवीजन करा देता हूँ। सबसे ऊपर क्या है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में बोला जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन और लिपिड की। प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई है झिल्ली में कितनी सतहें होती है? डबल लेयर्ड होती है, ठीक है। अब कोशिका झिल्ली के बाद हमने पढ़ा कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य को क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। किस चीज से बना होता है? जल, प्रोटीन, लिपिड और रेस्ट ऑफ द अमाउंट में कई सारी चीजें होती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसके बाद हमने देखा था ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो तरह का है, रफ और स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, और स्मूथ जो है वो लिपिड के लिए लिपिड को अवेलेबल कराता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिर राइबोसोम। राइबोसोम क्या करते हैं? राइबोसोम सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे छोटा सेल ऑर्गेनिज्म है किसी भी एनिमल या प्लांट सेल के अंदर, क्योंकि यही जो ऑर्गन है या यही जो स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। राइबोसोम डीएनए जो न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन लेकर आता है, डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करता है? आरएनए को, और आरएनए जाकर किसको देता है? राइबोसोम को, और राइबोसोम यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। उसको भी मैं अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। चलो तो इतनी चीजें क्लियर है। फिर है क्या हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया है जो हमारा वो क्या करता है? वो पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस है। नेक्स्ट इसके बाद हमने बात करी थी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात हो गई, न्यूक्लियोलस की बात हो गई। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर रह गई है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है सेंट्रियोलस, इसको भी हम देख लेते हैं। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि सेल की दोनों तरफ मिलता है, ठीक है। सेंट्रियोल जो है या न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस तो न्यूक्लियस में है और सेंट्रियोल इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है?
आप इसे भी सेंट्रियोल बोल सकते हैं और इसे भी सेंट्रियोल बोल सकते हैं बेसिकली। क्यों? क्योंकि जब सेल डिवीजन होता है सेल में, तो यहीं से सेल जो है वो डिवाइड होकर के, अगर दो सेल बनाना है या फिर 4 सेल बनाना है, जिस भी तरह का उसमें डिवीजन हो रहा है वो यहीं से होता है। तो सेंट्रियोल जो होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी सेल का। ठीक है, चलिए अब ये जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज करके बना रहा हूं ताकि आपको डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है वो क्लियरली विजिबल हो जाए। ओके, चलिए अब न्यूक्लियस को हम इनलार्ज करके देख रहे हैं कि उसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है। डीएनए है, आरएनए हमने कहा कि उसके अंदर होता है, तो वो क्या काम करते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर जो आपका डीएनए और आरएनए है, ठीक है, वो एक्चुअल में किस तरह से काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया था, और किस तरह से काम करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि थोड़ा सा मैंने इनलार्ज करके बनाया है ताकि व्यू क्लियर रहे। ठीक है, ये न्यूक्लियस का डबल लेयर स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बना दिया न्यूक्लियस का डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस की जो आपकी लेयर है या जो मेम्ब्रेन है वो कैसी है, वो भी डबल लेयर है और प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई। जब भी आप डायग्राम बनाते हैं तो बार बार इन चीज़ों को आप रिपीट करते रहिए, जिससे वो जो चीज़ आप बार बार रिपीट करोगे वो आपके माइंड में जो है वो फिक्स हो जाएगी और आप उसको कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो जब भी आप कोई डायग्राम बनाते हो तो उसके जो भी आपके लेवल हैं, ठीक है, उनको आप बार बार अपने मन में रिपीट करते रहिए। ठीक है, चलिए तो अब आ जाइए न्यूक्लियस के अंदर हम जिसकी बात करना चाहते हैं वो है हमारा डीएनए। ठीक है, अब डीएनए क्या होता है, ये देखो, न्यूक्लियस के अंदर हमने कहा कि डीएनए, ठीक है, और आरएनए, ये 2 न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर न्यूक्लिक एसिड, मतलब नाभिकीय अम्ल। नाभिकीय अम्ल। ठीक है, अब 2 नाभिक के अंदर पाए जाने वाले अम्ल हैं जो नाभिकीय अम्ल है, जिसमें पहला है हमारा डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, डीएनए को कहा जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए को क्या कहा जाएगा, आरएनए में से केवल क्या हट जाएगा, डी हट जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल। ये मैंने डीएनए को हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। चलो, आरएनए का फुल फॉर्म क्या हो गया, केवल आपको यहां से क्या स्विच करना है, ये डीऑक्सी था, अब यहां पर केवल आपको क्या लेना है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मतलब राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सेल के लिए भी। ठीक है, एग्जाम में आपसे इनका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर डीएनए आरएनए का फंक्शन क्या है वो भी पूछे जा सकते हैं, आरएनए के टाइप क्या होते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको आप ध्यान से देखिए। तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल, हमारा अगला न्यूक्लिक अम्ल कौन सा हो गया, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। फाइन, चलिए अब हम देखते हैं कि डीएनए जो है वो होता कहाँ है, उसकी जो फिक्स पोजीशन है। ठीक है, जो एक्चुअल पोजीशन है सेल के न्यूक्लियस के अंदर, हमें पता है कि सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। ठीक है, अब डीएनए जो है यहाँ पर इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अब मैं आपको यहाँ पर उसकी सिचुएशन आपको पता चल गई कि डीएनए किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर। अब हम डीएनए का जो मॉलिक्यूल है उसको हम बाहर इनलार्ज करके मैं आपको बनाता हूं। ठीक है, तो डीएनए का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर जो है वो डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर है इसका, सबसे पहली बात हम क्या लिख सकते हैं
कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में जो है डीएनए अपनी जो उसकी बेसेस होती हैं, डीएनए और आरएनए के पास 4 अलग अलग तरह की बेसेस होती हैं, क्षारें होती हैं, जिनको हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो वो आपस में क्षारों के द्वारा इसकी जो दोनों थ्रेड है, एक ये वाला थ्रेड और दूसरा ये वाला थ्रेड, ये दोनों थ्रेड डीएनए बेसेस के थ्रू, मतलब क्षारों के थ्रू आपस में अटैच होते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये होता है डीएनए का स्ट्रक्चर। अब इस डीएनए या इस ये जो पूरा स्ट्रक्चर, इसको कंबाइनली हम क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। और इसी पर इस तरह से डॉटेड स्ट्रक्चर होता है, जैसे धागे में मोती पिरोकर माला बनाई जाती है। ठीक है, धागे में मोतियों को पिरोकर माला बनाई जाती है, उसी तरह से यहाँ पर ये डीएनए का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। और इन डॉटेड स्ट्रक्चर को ही हम जीन्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है? जीन्स। इन डॉटेड स्ट्रक्चर को जीन्स बोलते हैं। और ये जीन्स, यहाँ पर हमारे डीएनए के अंदर कितने जीन्स हैं या कितने मॉलिक्यूल्स हैं? करोड़ों की संख्या में है। और हर जीन्स जो है वो हमारी एक क्वालिटी को डिसाइड करता है। ठीक है, हमारे आंखों के रंग के लिए एक जीन है, हमारे बालों के रंग के लिए दूसरा जीन है, हमारे बोलने का तरीका है उसके लिए तीसरा जीन है। इस तरह से हर क्वालिटी के लिए हमारे पास अलग अलग जीन अवेलेबल है। ठीक, और आज मॉडर्न टेक्निक्स में हम क्या करते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू इन जीन्स को नया जीन्स ऐड भी कर सकते हैं और जो डैमेज जीन है उसको वहां से हटा भी सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी को कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, मतलब वो रंगों को पहचान नहीं सकता है, उसको वर्णांधता है, रंगों की पहचान उसकी आंखें नहीं कर सकती है। तो ये जो जेनेटिक डिसीज है, इसको अगर हम उस जीन को ही हटा दें जो जीन इस कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस बीमारी के लिए जो जिम्मेदार जीन है, उसको हम टेक्निक्स के थ्रू, एंजाइम्स के थ्रू इस स्ट्रक्चर में से हटा दें, तो फिर वो पर्सन और उसके आने वाली जो भी जनरेशन है उसको वो बीमारी कभी नहीं होगी। इसी तरह से हम नए नए जीन्स को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, नए नए जीन्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे ये कॉन्सेप्ट आपने जनरली हॉलीवुड्स की मूवीज में देखा होगा। ठीक है, कि किसी एक एनिमल्स के जीन डीएनए के साथ दूसरे का जीन्स मिला करके और एक तीसरा ही स्पीस बना दिया। ठीक है, जैसे स्पाइडरमैन में क्या हुआ कि ह्यूमन बीइंग का डीएनए और स्पाइडर का डीएनए दोनों आपस में अटैच होकर के, तो स्पाइडर की क्वालिटीज जो है वो भी हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर आ गई। ठीक है, तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। हालांकि ऐसा होना अभी पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ही छोटे लेवल पर और एक ही स्पीसीज के एनिमल्स के बीच में किया जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 तरह के स्पाइडर है, एक स्पाइडर में कुछ अलग क्वालिटी है, दूसरे स्पाइडर में कुछ अलग क्वालिटी है, तो उन दोनों के जीन्स को हम मिक्स करके कोई तीसरा स्पाइडर बना सकते हैं। ठीक, बट ऐसा नहीं है कि एक स्पाइडर ले लिया और एक ह्यूमन बीइंग ले लिया और दोनों के जीन्स को मिलाकर कोई तीसरी स्पीसीज बना दी, ऐसा होना अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो डीएनए जो है हमारा, ये क्या करता है बेटा? डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो कि हमारी आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि डीएनए क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल है और आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है? ट्रांसफर करता है। ठीक, पहली चीज। दूसरा कि डीएनए जो है ये अब प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ठीक है, डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कैसे करता है कि डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यहां पर मैसेज देता है आरएनए को। ठीक है, अब आरएनए में भी हम देख लें कि आरएनए भी 3 तरह के हैं। पहले आरएनए की बात कर लें तो आरएनए 3 तरह के हैं। एक होता है एमआरएनए, दूसरा होता है आरआरएनए और तीसरा होता है टीआरएनए। ठीक है, मतलब मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए क्या करता है? डीएनए ने प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो मैसेज दिया है उस मैसेज को लेकर ये आरआरएनए के पास जाता है। आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, और इस तरह से वो प्रोटीन की इंफॉर्मेशन पहुंचाता है किसको? राइबोसोम को।
और राइबोसोम फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। प्रोटीन सिंथेसिस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कि हमें डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, उसके अंदर फिर कौन कौन से उसके बेसेस है, कौन कौन से कोड बनते हैं, वो सारी चीजें आती हैं जो कि हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप केवल इतना याद रखें कि डीएनए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। दूसरी चीज, हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, या जेनेटिक क्वालिटीज हैं, उनको अगली जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करता है। फाइन, चलो, तो आरएनए के भी मैंने टाइप बता दिए कि आरएनए क्या है बेटा, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए का काम मैसेंजर आरएनए, मैसेज पहुंचाता है, आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, और टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। ये तीनों आरएनए के अलग अलग काम होते हैं। और आरएनए जो होता है वो, देखो, डीएनए तो केवल न्यूक्लियस के अंदर ही है, ठीक है, और बहुत ही रेयर केस में वो न्यूक्लियस के बाहर जाता है। बट आरआरएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर भी है और न्यूक्लियस के बाहर मतलब साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है। क्लियर? चलो, अब हम एक बार यहां पर मैं आपको आरएनए और डीआरएनए, ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड जो है हमारे क्या काम करते हैं ये बता चुका हूं। चलिए, अब हम कुछ इंफॉर्मेशन सेल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहला कि सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने किया था, ठीक है। फिर उसके बाद में माइक्रोस्कोप को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने किया, क्यों? क्योंकि सेल की स्टडी तभी पॉसिबल है जबकि माइक्रोस्कोप अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। अगर माइक्रोस्कोप नहीं होगा तो सेल की डिस्कवरी हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए डिस्कवरी ऑफ सेल जब भी हम लिखेंगे, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है, मतलब कोशिका की खोज, कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज से पहले हमको किसकी खोज करना पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की। तो सबसे पहला माइक्रोस्कोप किसने बनाया था, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि फर्स्ट माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड या बिल्ट बाय, ठीक है, फर्स्ट माइक्रोस्कोप बिल्ट बाय, यहां पर ज़केरियस जेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनाया था। तो मैं लिख देता हूं ज़केरियस जेनसन, ठीक है। ज़केरियस जेनसन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमारा पहला माइक्रोस्कोप बनाया था। ये हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, ज़केरियस जेनसन, ठीक। ज़केरियस जेनसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट माइक्रोस्कोप को बिल्ट किया था, बनाया था। इसी के बाद से सेल की स्टडी जो है या माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चीज़ों को देखने की जो ट्रेंड है वो आगे बढ़ा, ठीक है। बट इनके माइक्रोस्कोप को गैलीलियो ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। एक्चुअल में इन्होंने टेलीस्कोप बनाया था, ठीक है, छोटी मतलब दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे चांद, सितारे, तारों वगैरह को देखने के लिए, उसी का एक जो फॉर्म है वो माइक्रोस्कोप की तरह भी वो यूज़ करते थे। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप है वो ज़केरियस जेनसन ने बनाया था, ठीक है, जो कि बाद में गैलीलियो ने इसको मॉडिफाई किया था, ठीक है। हम सभी जानते हैं गैलीलियो को। गैलीलियो ने जो टेलीस्कोप है उन टेलीस्कोप को बनाने में और उनसे फिर जो हमारे प्लैनेट्स है, स्टार्स है, उनकी स्टडी करने में उनका यूज़ किया था, ठीक है। चलो, तो अब बात करते हैं कि पहली जो कोशिका है, जो सेल है, उसको किसने खोजा, ठीक है। तो कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की थी सर्वप्रथम? तो किसका नाम आएगा? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले कोशिका को देखा था, ठीक है। बट यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा था वो कोशिका जीवित नहीं थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था। वो कैसी थी? अजीवित। मतलब जो कॉर्क मतलब लकड़ी के जैसा एक पदार्थ होता है, उसके अंदर, उसकी एक पतली परत के अंदर उन्होंने इस तरह की मधुमक्खी के छत्ते के आकार की, ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते के आकार की
संरचनाओं को इस तरह से बना हुआ देखा और जिसको उन्होंने नाम क्या दिया था, सेल। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर मधुमक्खी के संरचना के आकार की या छत्ते के आकार की कई सारे स्ट्रक्चर उन्होंने देखे, किस पर, कॉर्क की एक पतली संरचना पर। मतलब कॉर्क एक तरह की लकड़ी होती है जिसका यूज बॉटल्स के ढक्कन वगैरह बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो उसकी एक पतली स्लाइस ली जाती है और उसको उन्होंने अंडर द माइक्रोस्कोप देखा तो उनको इस तरह से जो हनी कॉम्ब होता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसके जैसी संरचना दिखाई दी। तो उन्होंने इस जो एक पर्टिकुलर जो बॉक्स है या पर्टिकुलर जो इसका शेप है उसको उन्होंने सेल का नाम दिया। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी, परंतु वह कोशिका कैसी थी, वो कोशिका निर्जीव थी, उस कोशिका में जान नहीं थी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा। भाई जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो हम यहां लिख सकते हैं यहां पर जीवित कोशिका। ठीक है, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका को देखने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन से थे, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक, ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले एक जीवित कोशिका को देखा था। ठीक है, तो ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले एक जीवित कोशिका को देखा था अंडर द माइक्रोस्कोप, और कब देखा था उन्होंने 1674 में, मतलब सन 1674 में सबसे पहले कोशिका को देखा। ये कई तरह की जंतु कोशिकाओं पर अध्ययन कर रहे थे, अलग अलग तरह की कोशिकाओं को अंडर द माइक्रोस्कोप उनकी स्टडी करते थे, तभी उन्होंने जीवित कोशिका को भी सबसे पहली बार देखा और उसके बाद तो फिर वो अपनी स्टडीज़ को और बढ़ाते गए। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी पर वो जीवित कोशिका नहीं थी। फिर उसके बाद ल्यूवेनहॉक आए। ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 में, मतलब 1674 में यहाँ पर एक जीवित कोशिका को माइक्रोस्कोप में सर्वप्रथम देखा था। ठीक, और माइक्रोस्कोप को बनाने वाले इंसान का नाम क्या था, ज़कैरियस जेनसन। ज़कैरियस जेनसन ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाया था, जिसकी वजह से ये सारी स्टडीज जो है वो कैसी हुई है, यहाँ पर हमारी पॉसिबल हो पाई है। क्लियर इतनी बात। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि हमने देख लिया कि भाई कोशिका की खोज हो गई, कोशिका से हमने अध्ययन भी कर लिया, कोशिका के सारे सेल ऑर्गेनिज्म को भी पढ़ लिया। अब कोशिका जो है हमारी, ठीक है, जैसे हमने कहा कि भाई घर को बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत होती है, वैसे ही कोशिका से शरीर का निर्माण होता है। तो कोशिका से बड़ी कौन सी इकाई होती है शरीर के अंदर? सबसे छोटी इकाई तो हमने कहा कोशिका है, या सबसे छोटी इकाई को हम एटम या मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा एटम, फिर उससे सेल बनी, सेल से क्या बनता है, सेल से इसके बाद में टिश्यूज बनते हैं। ठीक है, टिश्यूज के बाद फिर बॉडी के ऑर्गेनिज्म बनते हैं और फिर प्रॉपर सिस्टम बनता है हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे फिर आपका और दूसरा सिस्टम हो, ठीक है, नर्वस सिस्टम हो। फिर इसके बाद अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सेल की, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, तो हमारी स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब विश्व की सबसे छोटी कोशिका, विश्व की छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? विश्व की सबसे छोटी कोशिका, विश्व की सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्म। ठीक है, माइक्रोप्लाज्म, मैं लिख देता हूं माइक्रोप्लाज्म या प्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा विश्व की सबसे छोटी कोशिका होती है। फाइन, चलिए ये जो है अबाउट 10 नैनोमीटर के अराउंड होती है। ठीक है, जो कि केवल माइक्रोस्कोप में ही विजिबल है। इसके अलावा वो ऑब्वियस है, जब हमको सेल जो है बिना माइक्रोस्कोप के हम उसकी स्टडी नहीं कर सकते हैं। फिर लार्जेस्ट सेल कौन सी है? ये तो हो गई विश्व की सबसे छोटी कोशिका। अब लार्जेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड,
ठीक है। लार्जेस्ट सेल कौन सी है बेटा? लार्जेस्ट सेल है हमारी जो ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच पक्षी मतलब शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ ऑस्ट्रिच। तो मैं लिख देता हूं कि यहां पर एग ऑफ ऑस्ट्रिच मतलब जो शुतुरमुर्ग पक्षी होता है उसका जो अंडा होता है, जो उसका उसी को हम लार्जेस्ट सेल कहते हैं। और इसका जो डायामीटर होता है वो 6 इंच के अराउंड होता है, ठीक है, 6 इंच का डायामीटर है, ठीक है। और इसके बाद में इसका जो वेट होता है 1.3 kg, मतलब लगभग 1.25 किलो के आसपास का उसका अंडा होता है। और उसका जो डायामीटर है वो 6 इंच का होता है, 6 इंच मतलब आधा फुट के आसपास, ठीक। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हो गई जो कि बहुत ज़रूरी होती है और हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है, यहाँ पर ल्यूवेनहॉक का नाम लेंगे हम, स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल, क्लियर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपकी हेडिंग डाल लीजिए आप कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। अब वैसे तो छोटे छोटे कई सारे डिफरेंस इन दोनों के अंदर होते हैं, बट जो मेजर डिफरेंस होता है वही हमें देखना है और वही याद रखना है, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है कि जो हमारी प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों में सेल मेम्ब्रेन अवेलेबल है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहने वाले सारे सेल ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि न्यूक्लियस बना दिया मैंने, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद आपका यहाँ पर ER होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फाइन। इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, एनिमल सेल के अंदर भी और प्लांट सेल के अंदर भी, ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गया हमारा, ठीक है। उसके बाद में गोल्गी एपरेटस भी होगा, जो कि एक मुक्त रूप से घूमने वाली, फ्रीली मूव करने वाली एक संरचना होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक। फिर इसके बाद में यहाँ पर स्मूथ राइबोसोम या फिर रफ स्मूथ ER और रफ ER, दोनों तरह के ER अवेलेबल होंगे। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी होगा, DNA भी होगा, RNA भी होगा। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो कि एनिमल सेल में होती है वो सारी प्लांट सेल में होती है, ठीक है, केवल एक चीज़ को छोड़कर। वो क्या है कि प्लांट की सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होता है जिसको बोला जाता है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल जो कि सेल्यूलोज से बनती है और बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये प्लांट की जो सेल है उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। क्यों एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत है प्लांट सेल को? एनिमल सेल के पास तो इस तरह की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो एनिमल जो होता है, कोई भी एनिमल है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे फॉरेस्ट में रहने वाला कोई एनिमल हो, ठीक है, उसकी जो मूव करने की कैपेसिटी है वो उससे कई सारे खतरों से बचा लेती है, ठीक है। मतलब अगर उसको कहीं खतरा लगता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। मान लीजिए बारिश हो गई तो जो एनिमल्स है वो प्लांट के नीचे या किसी भी शेल्टर के नीचे जा सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग है, हम लोग भी है, जब भी हमें खतरे का एहसास होता है तो हम वहाँ से भाग सकते हैं। बट प्लांट के साथ ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। प्लांट जो है एक जगह पर जहां पर वो ग्रोथ करते हैं उस जगह को छोड़कर कहीं भी जा नहीं सकते हैं। इसी वजह से प्लांट को नेचर ने एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है जो कि सेल वॉल के फॉर्म में होता है। तो सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि पूरी की पूरी प्लांट सेल को जो बाहर की तरफ से उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, चाहे वो एनवायरमेंटल से होने वाले नुकसान से बचाती है या किसी एनिमल्स के थ्रू होने वाले नुकसान से बचाती है, और एक हार्ड शेप प्रोवाइड करती है। भाई जैसे हम लकड़ी काट करके जंगल से जब लाते भी हैं तो लकड़ी या वुड जो है वो भी हार्ड ही होती है। तो वो जो हार्डनेस होती है उस प्लांट की बॉडी के अंदर, वो किसकी वजह से होती है? सेल वॉल की वजह से, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल में वो क्या है? सेल वॉल, ठीक है। इसके अलावा सारी चीज़ें क्या है? कॉमन है। और सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। इसके अलावा प्लांट और एनिमल सेल में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होता है। ओके।